जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य की इस स्पेशल वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जातियां कैसे बनी या भारत में किस किस तरह की जातियों का जिक्र किस किस धर्मशास्त्र में किया गया है। लोग अक्सर ये कहते हैं कि भारत में जातियों की जो उत्पत्ति है, भारत में जाति की अव्यवस्था की जो समस्या है वो इस्लाम द्वारा बनाई गई है। जो भारत में जो बाहर से इस्लाम को मानने वाले जो लोग थे, जो राजा थे, उन्होंने आक्रमण किया, तब भारत में जातियां बनी। लेकिन ये कितना मिथ्या प्रचार है, किस तरीके से आपको बेवकूफ बनाया जाता है, इस तरह के प्रोपेगेंडा में आप लोगों को फंसाया जाता है और फिर आप लोग जाके इस्लाम धर्म या मुसलमानों से नफरत करते हैं। इस चीज को समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मैं एक एक तथ्य के ऊपर आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। एक एक तथ्य मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि ब्राह्मण धर्म के किन किन धर्म शास्त्रों में जातियों का जिक्र मिलता है और किस तरीके से खुद जिसको मनु जो महाराज कह के लोग पुकारते हैं, उस मनु ने अपनी मनुस्मृति में भी कई सारी जगह पर जिक्र किया है जातियों का। इसके अलावा जो इनके बाकी के जो धर्मशास्त्र हैं उनमें भी जिक्र मिलता है, चाहे वो ब्राह्मण धर्मशास्त्र हो या इसके अलावा और जो वही धर्मशास्त्र है। इसके अलावा कई सारे धर्मशास्त्र हैं, इनकी स्मृतियां हैं, उनके अंदर जैसे उशान स्मृति है, एक जिक्र कर रहा हूँ, बौधायन स्मृति है, उसमें भी जातियों का जिक्र मिलता है। लेकिन आप लोगों से छुपाया जाता है। एक तो क्योंकि आप लोग की आदत नहीं है पढ़ने की, तो आप लोगों को सच पता नहीं होता। जो आपसे कुछ कह देता है आप उस चीज़ को मान लेते हो, आप वेरीफाई नहीं करते हो कि आप लोगों के पास क्या एविडेंसेस हैं उस चीज़ को मानने के। तो इस चीज़ को समझिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से निवेदन है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम के साथ मुझे ये काम करना पड़ेगा। काम बंद नहीं होगा, काम तो मैं करते रहूँगा, लेकिन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी मुझे। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरी एक टेंशन खत्म हो जाएगी कि भाई मेरा जो मंथली एक्सपेंसेस है वो मैं कहाँ से निकालूँ। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने वीडियोज भी जाकर जरूर देखिएगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को तो जरूर देखिएगा। इसके अलावा मैंने पेरियार जो अन्ना है उनके ऊपर भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई थी। उनकी जो किताबें हैं, उनका जो लिटरेचर है, जितना हिंदी में अवेलेबल है, उसके ऊपर भी मैंने एक पूरी सीरीज बनाई है। उसमें तकरीबन 10-12 वीडियो हैं, तो वो भी जाकर आप देखिएगा। क्योंकि आप जब तक अपनी बौद्धिक या मानसिक गुलामी को नहीं तोड़ोगे, आपका उद्धार नहीं होगा। इस चीज को समझिए। जो किताबें या जो शिक्षा, जो एजुकेशन आप ले रहे हैं, उससे आपकी मानसिक जो गुलामी है, जो आध्यात्मिक गुलामी है, वो खत्म नहीं होगी। वो आपको नौकरियां तो दिला देगी, लेकिन आपकी आध्यात्मिक गुलामी खत्म नहीं हो सकती। अगर आपको अपनी आध्यात्मिक और मानसिक गुलामी से आज़ादी चाहिए तो आपको बहुजन लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि दलित लिटरेचर आता है, जिसमें अम्बेडकराइट लिटरेचर आता है, जिसमें बुद्धिस्ट लिटरेचर आता है, जिसमें रैशनलिस्ट जो लिटरेचर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पर कि धर्मशास्त्रों को के ऊपर क्रिटिक किया गया है। तब आप लोगों की आंखें खुलेंगी, तब आप लोगों की आध्यात्मिक गुलामी खत्म होना शुरू होगी। इस किताब के पेज नंबर 211 से जो पहेली है वो शुरू होती है। पहेली का शीर्षक है मनु का पागलपन अथवा मिश्रित जातियों की उत्पत्ति की ब्राह्मणवादी व्याख्या। मनुस्मृति पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति यह समझ जाएगा कि मनु ने विचार विमर्श के उद्देश्य से विभिन्न जातियों को कुछ विशिष्ट श्रेणियों के अंतर्गत रखा है। ये हैं आर्य जातियां, अनार्य जातियां, व्रात्य जातियां, पतित जातियां और संकर जातियां। ये किसने लिखा है, किसने रखा है इसको विभिन्न श्रेणियों में? ये मनु ने रखा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि इस्लामिस्ट जो लोग थे या मुसलमान जो राजा आक्रमण करता हुए उन्होंने जातियां बनाई, उनके पहले तो ना मुंह पे ये किताब का ना स्क्रीनशॉट लेके मार देना। 5 जो जातियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, उसमें जो आर्य जातियां, उन आर्य जातियों में कौन कौन आते हैं? आर्य जातियों का अर्थ है 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरे शब्दों में मनु 4 वर्णों का आर्यवाद का सार मानते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जो मनु है वो इन 4 जो वर्ण हैं इनको आर्य का वाद मानते हैं, आर्यवाद मानते हैं। अनार्य का अर्थ है वे जातियां जो चातुर्वर्ण को स्वीकार नहीं करती हैं। जो चातुर्वर्ण को स्वीकार नहीं करती तो वो कौन कौन सी जाति है मैं आप लोगों को बता दूं ये चीज, इसमें कि अछूत आते हैं, क्योंकि ये उसमें नहीं, वर्ण की जो अव्यवस्था है, वर्ण का जो पूरा जो ढांचा है, उसमें कहीं पर भी अछूतों का जिक्र नहीं मिलता है। शूद्र अलग होते हैं, अछूत अलग होते हैं। उसके अलावा जो आदिवासी हैं वो भी इनमें नहीं आते हैं। ठीक,
वह दस्यु को अनार्य जाति मानते हैं, वह दस्यु को अनार्य जाति मानते हैं। व्रात्य जातियां कौन सी हैं? जो कभी वर्णों को मानती थी परंतु बाद में जिन्होंने इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। आर्य जातियां कौन सी हैं ये समझ में आ गया। अनार्य जातियां कौन सी हैं ये समझ में आ गया आपको। अब जो व्रात्य जातियां हैं, व्रात्य जातियां वो क्या हैं? तो व्रात्य जातियों की जब सूची हमें मिलती है तो व्रात्य में कौन सी जाति है, मैं दोबारा इसकी डेफिनेशन आपको बता दूं। व्रात्य जो कभी वर्णों को मानती थी परंतु बाद में जिन्होंने इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक, मतलब भुज, कंटक, है ना, अवंत्या, वाटधान, पुष्पद और शेख, ये इस तरह। अब शेख खुद भी एक, जो अगर आप लोगों को पता हो कि इस्लाम या इस्लाम जो धर्म है उसके अंदर ये शेख टाइटल मिलता है हमें। ठीक, और ये कब की, ये मनु अपने उसमें लिख रहे हैं, अपने धर्मशास्त्रों में, अपनी स्मृतियों में। ठीक, इसी में ये ब्राह्मणों की व्रात्य जातियां हैं। क्षत्रियों की व्रात्य जातियां अलग हैं। झल्ल, मल्ल, लक्ष्मी, नट, करण, खस और द्रविड़, ये किसकी? क्षत्रियों की व्रात्य जातियां, मतलब वो क्षत्रिय जिन्होंने की जो वर्ण की जो अव्यवस्था थी उसको मानने से इनकार कर दिया। पहले मानते थे लेकिन बाद में नहीं माना, उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसी तरीके से वैश्यों का भी व्रात्य जातियां हैं। कौन सी है? सुधनव, आचार्य, कारुष, विजम्मन, मैत्र और सात्वत, ये इस तरह की। इसके अलावा पतित जातियां कौन सी होती हैं? पतित जातियों में मनु ने उन्हें सम्मिलित किया है जिन जातियों ने आर्य अनुष्ठान त्याग दिए थे, जो शूद्र बन गए थे और जिनके यहाँ ब्राह्मण पुरोहित नहीं आते थे। मनु ने इसका उल्लेख इस प्रकार किया है। अब ये बड़ा ही ना दिलचस्प है, इसकी लिस्ट देखिए। पौंड्रक, चोल, द्रविड़, कंबोज, यवन, शक, पारद, पल्लव, चीन, किरात और दर्द। अब इसमें आप चोल, द्रविड़, कंबोज, यवन, शक, यवन, ये सब, यवन तो बाहर से आए हुए थे, शक भी बाहर से, शक, हून, कुषाण, ये सब तो बाहर से आए हुए थे। चोल जो पूरी डायनेस्टी है, अगर आप साउथ में देखेंगे तो चोल पूरी डायनेस्टी है, एक पूरा साम्राज्य है चोलों का, चोल वंश जिसे कहा जाता है। ये भी शूद्र जातियों में आते हैं। कौन? ये शूद्र थे, मतलब शूद्र बन गए थे और इसको मनु ने पतित जातियों में की श्रेणी में रखा है, चोल वंश को। और आज की डेट में कहते हैं कि चोल वंश जो है वो हिंदू साम्राज्य है, हिंदू राजा हुआ करते थे। चोल जो पूरा वंश है उसको हिंदू राजाओं का वंश माना जाता है। अब आप इस चीज को समझिए, कितने धूर्त और कितने बौद्धिक रूप से कितने बेईमान लोग हैं ये सब लोग। संकर जातियां कौन सी होती हैं? संकर जातियां मनु के अनुसार वे हैं जिनके माता पिता का वर्ण भिन्न था। अब ये संकर क्या है? इसको वर्ण संकरता भी कहा जाता है, कि जिनके माता पिता का वर्ण भिन्न था वो संकर जातियां थीं। इन संकर जातियों की भी कई श्रेणियां हैं। विभिन्न आर्य जातियों की संतानों का भी विभाजन 2 श्रेणियों में किया गया है। अनुलोम और प्रतिलोम से उत्पन्न जातियों की संतानें, अनार्य और आर्यों की अनुलोम और प्रतिलोम संतानें। मनु ने जिन जातियों को संकर जातियों की सूची में रखा है उनकी विभिन्न श्रेणियां निम्न प्रकार हैं। अब यहाँ पे जो अनुलोम और प्रतिलोम का जो पूरा कंसेप्ट है ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन बस मैं आपको बताते रहूंगा कि मिश्रित जातियों में इन्होंने कितनी जातियों का जिक्र किया है। मिश्रित आर्य जातियों की संतानें, इसमें इन्होंने तकरीबन आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जातियों का जिक्र करा है। जिसमें से मैं आपको बता दूं कि निषाद जो जाति है, जिसको कहा जाता निषाद राज, रामायण में भी मैथोलॉजिकल जो टेक्स्ट है रामायण, उसमें भी निषाद राज का जिक्र आता है। ब्राह्मण और शूद्र के मिलने से, यानी कि ब्राह्मण पिता और शूद्र माता के मिलने से निषाद का जन्म हुआ, निषाद जाति का। इसी तरीके से सुत जो है, सूत पुत्र ये कहा जाता है। आपने इसको, आपको महाभारत में इसका रेफरेंस मिलेगा, जहां पर कर्ण को सूत पुत्र कहा गया है। सूत पुत्र क्यों कहा गया है? क्षत्रिय पिता है और ब्राह्मण माता है तो उसको सूत पुत्र कहा गया है। ठीक, उसके बाद शूद्र और ब्राह्मण के मिलने से चांडाल जाति का हुआ, वो उस अस्तित्व में है। ये किसकी व्याख्या है? ये मनु की व्याख्या है। एक्चुअल में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था इसके बारे में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इस रेफरेंस को समझिए कि मनु की व्याख्या है। और ये लोग कहते हैं कि भाई मुसलमानों ने जातियां बनाई हैं। आर्य अनुलोम प्रतिलोम से उत्पन्न जातियां, अब इसमें में 4 जातियों का जिक्र किया गया है। ठीक है, इसमें भी निषाद का जिक्र आता है कि शूद्र, अब शूद्र और निषाद जब ये दो, यानी कि पिता शूद्र और माता निषाद हो तो फिर कुकुट नाम की जाति का उत्पन्न हुआ। इसीलिए इसी तरीके से अनुलोम और प्रतिलोम जाति के बीच मिश्रित विवाहों से उत्पन्न संतान है। अब इसमें भी तकरीबन 11 जातियों का जिक्र मिलता है।
इसमें मैं आपको सिर्फ 2-3 जातियों का मैं जिक्र कर देता हूँ। जैसे वेदेहक, पिता वेदेहक है और माता निषाद है, तो उससे जो पुत्र हुआ वो किस जाति का माना जाएगा? मेद जाति का। चांडाल अगर पिता है और वेदेह माता है तो उससे पंडु सोपाक नाम की जाति का उत्पत्ति मानी गई इसकी। ठीक है। इसी तरीके से चांडाल अगर पिता है और माता अगर निषाद है तो उससे अंतावाशिया नाम की एक जाति की उत्पत्ति होती है। ये सब कहाँ मिल रहा है? मनु की संहिताओं में मिल रहा है, मनु की स्मृतियों में मिल रहा है। बाबा साहब लिखते हैं, मनु ने संकर जातियों की जो सूची प्रस्तुत की थी उनमें उनके परवर्तियों ने और नाम जोड़े हैं। उनमें उषान स्मृति, बौधायन स्मृति, विशिष्ट स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और सुत संहिता के लेखक शामिल हैं। अब ये आप खुद सोचिए, मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि कौन कौन जाति को जिक्र मिला है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। उषान स्मृति जो है उसमें 4 जातियों का जिक्र मिलता है। 4 में से अगर संकर जाति कौन सी है? चर्मकार की जो जाति है वो संकर वर्ण से पैदा हुई है, वर्ण संकरता से पैदा हुई है। पिता की जाति होगी आयोवग और माता की जाति होगी ब्राह्मण। इन दोनों के संभोग से, इन दोनों के मिलन से चर्मकार नाम की जाति का उत्पत्ति होती है। ये कहाँ मिलता है? उषान स्मृति में। बौधायन स्मृति में भी हमें 4 जातियों का जिक्र मिलता है। विशिष्ट स्मृति का भी नाम जोड़ा गया है। विशिष्ट स्मृति में भी 1 जाति का जिक्र मिलता है। याज्ञवल्क्य की जो स्मृति है उसमें भी 2 जातियों का जिक्र मिलता है। इसी तरीके से सुत संहिता के जो रचनाकार हैं उन्होंने तो तकरीबन 63 जातियों का जिक्र किया है। 63 जातियां। तो आप ये समझ रहे हैं, मतलब इनके पास पूरा का पूरा डिस्कोर्स है जातियों का, इनके ही धर्मशास्त्र में। और ये दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई अंग्रेजों ने कर दिया, मुसलमानों ने कर दिया, ऐसा कर दिया, फलाना हो गया, ठिकाना। तो इस तरीके से इनके पास पूरी सूची है, पूरी लिस्ट है कि बाबा साहब ने लिस्ट दी है कि किस किस तरीके से अलग अलग स्मृतियों ने अलग अलग जातियों का जिक्र किया है। ठीक, बाबा साहब आगे लिखते हैं। अच्छा, ये लिस्ट अभी यहाँ पर रुकती नहीं है, इसके बाद भी कई सारी लिस्ट हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, जातियों की 5 कोटियों में से 4 की जो व्याख्या मनु ने की है उसे सरलता से समझा जा सकता है, लेकिन इसमें से 5वीं श्रेणी संकर जाति के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। मन में कई सवाल उठते हैं। पहली बात तो ये है कि मनु की यह सूची आधी अधूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ये कह रहे हैं कि भाई ये जो इन्होंने सूची बनाई है तो आधी है। यह एक ऐसी संपूर्ण सूची नहीं है जिसमें संकर जातियों की सभी संभावनाएं हों। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, 4 आर्य जातियों की से प्रत्येक वर्ण से 12 अनुलोम प्रतिलोम जातियां जन्मी। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो 48 जातियां बननी चाहिए थीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो केवल कुछ ही जातियों का जिक्र करते हैं। दरअसल उन्होंने मिश्रित विवाहों से उत्पन्न केवल 4 जातियों का ही जिक्र करा है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट भी थे, एक अर्थशास्त्री भी थे, उन्हें आंकड़े बहुत अच्छे से समझ में आते थे, तो वो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि यहाँ पर तो अगर इनका ही अगर हम लोग जो सूत्र है अगर हम उसी को पकड़ लें तो 48 जातियां बननी चाहिए थी। इन्होंने तो 4 जातियों का ही जिक्र करा है, ऐसा कैसे? अनमोल और प्रतिलोम जातियों के विवाहों से उत्पन्न संतानों की 144 जातियों की सूची मनु को प्रस्तुत करनी चाहिए थी, क्योंकि इन अनुलोम प्रतिलोम विवाहों की संख्या 12 है। वास्तव में मनु ने केवल 11 जातियां बताई हैं। डॉक्टर अंबेडकर ये कह रहे हैं कि 144 जातियों की जिक्र करना चाहिए था, इन्होंने केवल 11 जातियां बताई हैं। ये कैसे डिफरेंस आ गया? इन 11 जातियों के निर्माण के विषय में उन्होंने केवल 5 जातियों के मिश्रण का उल्लेख किया है। इनमें से एक वेदेही अनुलोम प्रतिलोम की सूची से बाहर है। 8 का प्रसंग छोड़ ही दिया गया है, मतलब 8 जातियों का तो जिक्र ही नहीं किया है। 11 जातियां हैं, लेकिन उसमें से केवल 5 जातियों का ही, मिश्रित जातियों के जब उल्लेख किया जा रहा है तो मनु केवल 5 जातियों को ही इंक्लूड कर रहे हैं, बाकी सबको छोड़ दें। ऐसा क्यों है? आर्य और अनार्य जातियों के मेल से उत्पन्न संकर जातियों के विषय में भी उसके कथन में विसंगति है। हमें सबसे पहले तो आर्य के प्रत्येक वर्ण के अनार्यों से मिश्रण से उत्पन्न जातियों की सूची प्राप्त करनी चाहिए थी, वह अपर्याय है। हम यह मान लेते हैं कि एक ही अनार्य जाति दस्यु थी, फिर भी उसका प्रत्येक अनुलोम प्रतिलोम जाति के साथ संयोग होने से 12 जातियों का ज्ञान होना चाहिए, जबकि मनु ने केवल एक मिश्रण का ही उल्लेख किया है। ऐसा क्यों? डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, मनु की इन त्रुटियों में, मतलब मनु की इन गलतियों में कुछ तो बहुत ज्वलंत और महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण और क्षत्रियों से उत्पन्न संकर जातियों को लेते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रियों से उत्पन्न संकर जातियों को लेते हैं। मनु इस संबंध में मौन है कि इनमें से कौन सी जाति बनी। मतलब उन्होंने ये बताया नहीं है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों का अगर मिश्रण हुआ है तो उससे कौन सी जाति बनी है। ना ही उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि वे विवाह अनुलोम थे अथवा प्रतिलोम थे। ऐसा
क्या ऐसा मान लिया जाए कि मनु के समय में ऐसी संकर जातियां उत्पन्न ही नहीं हुई थी, या वह ऐसा उल्लेख करने से भय खाते थे? यदि वह बात थी तो डर किस बात का था, किस चीज का डर था उन्हें जो उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया था? और दूसरी बात वो कह रहे हैं या तो उत्पन्न ही नहीं हुई थी, और अगर उत्पन्न हुई थी तो फिर उन्होंने डर के मारे इसका उल्लेख नहीं किया। तो सवाल ये उठता है कि डर किसका था। आगे लिखते हैं, मनु और अन्य स्मृतिकारियों ने संकर जातियों के जो नाम गिनाए हैं उनमें से कुछ जाली लगते हैं, मतलब कुछ फर्जी से नाम लगते हैं, क्योंकि जिन जातियों को जारज उत्पत्ति का बताया गया है, मनु से पूर्व उनका नाम किसी ने भी नहीं सुना था, और यह भी नहीं पता चलता है कि जब से आज तक वे कहाँ विलीन हैं। आज उनका कोई पता नहीं है और कहीं उनका उल्लेख नहीं मिलता। जाति एक अमिट परंपरा है और एक बार बन जाने पर उसका अलगाव अस्तित्व जारी रहता है। जाति एक अमिट परंपरा है और एक बार बन जाने पर उसका जो अस्तित्व है वो लगातार जारी रहता है, उसकी एक अलग पहचान बनी रहती है जब तक कि लुप्त हो जाने का कोई विशेष कारण ना हो। ऐसा हो तो सकता है लेकिन कुछ ही के साथ हो सकता है। आगे वो इन सारी जातियों का नाम लेते हैं कि जिन जिन जातियों का भाई पहले तो कोई जिक्र ही नहीं था और ना उनसे पहले कोई जिक्र था, और मनु ने जिक्र करा, उसके बाद भी इस तरह की जातियां नहीं मिलती। आप मुझे बताइए कहीं कोई टाइटल ऐसा आपको मिलता है तो? आयोगव, धिवन, उग्र, पुक्कस, सवपाक, सवपच, पांडु सोपाक, इस तरह की जातियों का आपकी आज की डेट में कहाँ मिलता है? नाम कहीं जिक्र नहीं मिलता इसका, है ना। अब हम मनु की अन्य स्मृतिकारियों से तुलना करते हैं। इन्होंने किन जातियों का उल्लेख किया है? क्या वे इन संकर जातियों की उत्पत्ति के विषय में एकमत हैं? ऐसा नहीं है, यह नामांकित तालिका से स्पष्ट होता है। डॉक्टर अंबेडकर आगे कह रहे हैं कि जो मनु के अलावा जो स्मृतिकार हैं उनको और मनु की जो स्मृति है उनके साथ अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो क्या वो एक ही मत पर आकर अड़िग हैं? एक मत है दोनों का या अलग अलग है? तो फिर वो लिखते हैं कि आयोगव जो जाति है इसके बारे में अलग अलग तरह से इनकी उत्पत्ति का जिक्र मिलता है। मनु की स्मृति में कहा गया है कि शूद्र और पिता शूद्र होगा, वैश्य माता होगी, तो आयोगव नाम की जाति का उत्पत्ति होगी। इसी तरह उसान जाति जो है उसमें कहा गया है कि वैश्य पिता होगा और माता क्षत्रिय होगी, इससे आयोगव जाति पैदा होगी। अब यहाँ पर मैं केवल दो ही उसका जिक्र कर रहा हूँ। इस तरह से इन्होंने याज्ञवल्क्य का भी जिक्र करा है, बौधायन का भी जिक्र किया है, अग्नि पुराण का भी जिक्र किया है। इसी तरीके से उग्र जाति, उग्र नाम की एक जाति है, उसका भी वो जिक्र करते हैं कि मनु कहते हैं कि क्षत्रिय पिता होगा और माता शूद्र होगी तो उग्र जाति की उत्पत्ति होगी। लेकिन यहीं पर जो याज्ञवल्क्य की जो स्मृति है वो कहती है क्षत्रिय पिता होगा और वैश्य माता होगी तो फिर उग्र नाम की जाति की उत्पत्ति होगी। यहाँ पर भी उशान और विशिष्ट और सुत संहिता नाम की जाति का स्मृति का भी जिक्र करते हैं। मतलब इन सभी के जो मत हैं वो अलग अलग हैं, एक ही जाति की उत्पत्ति के लिए अलग अलग मत हैं। इसी तरीके से निषाद के बारे में भी उसान, मनु, बौधायन, याज्ञवल्क्य, सुत संहिता और विशिष्ट, इन 7 स्मृतियों के अलग अलग मत हैं। इसी तरीके से जो पुक्कस जाति है उसमें भी मनु, बृहद विष्णु, मनु स्मृति और मनु द्वारा जो रचित स्मृति हैं वो और बृहद विष्णु नाम की जो स्मृति है या धर्मशास्त्र है उन दोनों की अलग अलग मत हैं। इसी तरीके से मागध नाम की जो जाति है उसके बारे में भी मनु, सुत, बौधायन, याज्ञवल्क्य और बृहद विष्णु की जो स्मृतियां हैं ये सारे अलग अलग मत रखते हैं। और इसी तरीके से रथकार नाम की एक जाति है तो उसमें भी उषा, बौधायन और सुत, ये तीनों ही स्मृतियां अलग अलग मत रखते हैं। मतलब एक उस पर ये एक उस पर नहीं टिकते हैं कि भाई एक ये या तो ब्राह्मण पिता होना चाहिए या क्षत्रिय माता होनी चाहिए, तो इस तरह का कोई इनका डिस्कोर्स नहीं है। एक कहती है कि ब्राह्मण पिता क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण माता होगी, तब रथकार नाम की जाति उत्पन्न होगी। इसी तरीके से एक कहता है कि वैश्य अगर पिता होगा और शूद्र माता होगी तब जाकर ये रथकार जाति उत्पन्न होगी। तो इस तरह से इसी तरीके से वैदेहक नाम की जो जाति है इसके बारे में मनु और याज्ञवल्क्य की जो स्मृति है इनमें मत भिन्नता मिलती है। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आता है कि कितने सारे इन लोगों की ही जो धर्मशास्त्र हैं वो ही आपस में अंतर्विरोध से घिरे हुए हैं, बहुत सारे इसमें अंतर्विरोध हैं। डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं, अगर विभिन्न स्मृतिकार में संकर जातियों की उत्पत्ति के विषय में तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं तो फिर विचारों में इतनी भिन्नता क्यों है? 2 जातियों के मेल से तीसरी जाति की रचना तार्किक हो सकती है, परंतु उन्हीं 2 वर्णों के मिश्रण से भिन्न भिन्न जातियां कैसे बन सकती हैं? यही तो मनु और उनके अनुयायी कर रहे हैं प्रतीत होता है। अब वो फिर आगे और तथ्य देते हैं। वो लिखते हैं कि
क्षत्रिय पिता और वैश्य माता का संयोग दोनों से बौधायन कहते हैं कि वह संतति क्षत्रिय होगा, याज्ञवल्क्य कहते हैं कि वह माहिष्य होगा और सुत कहता है कि वो अंभष्ट होगा। इसी तरीके से शूद्र पिता और क्षत्रिय माता के संयोग से एक ही जाति बननी चाहिए, लेकिन मनु कहते हैं कि वो शांतति क्षत्रिय होगा और ऊषान जो स्मृति है वो कहती है कि वो पुलकस होगा और विशिष्ट का जो मत है वो कहते हैं वैन होगा। इस तरह के और भी 5-6 उदाहरण उन्होंने दिए हैं, लेकिन वो सारे कवर नहीं करूंगा, आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि अब एक अन्य प्रश्न पर विचार किया जाए, क्या संकर जातियों की उत्पत्ति के विषय में मनु की व्याख्या ऐतिहासिक रूप से सत्य है। अब यहां पर थोड़ा से ऐतिहासिक संदर्भ में लेकर आते हैं चीजों को। आगे वे लिखते हैं कि शुरुआत अभीर से करते हैं। मनु कहता है कि यह ब्राह्मण पुरुष और अंभष्ट नारी की जाजा संतान है, यानी वर्ण संकर संतान है। इस संबंध में इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है कि अभीर जिसका अपभ्रंश अहीर है, जो आज की जो अहीर जातियां हैं, एक चरवाह जनजाति थी जो सिंध कहे जाने वाले निचले उत्तर पश्चिमी जिले में विचरित करती थी। वह एक स्वतंत्र शासक जनजाति थी और विष्णु पुराण में के अनुसार अभीरों ने मगध को जीत लिया था और कई वर्षों तक वहां शासन किया था। अब पहले हमने आभेर नाम की जो जाति है उसके बारे में समझा और आज की डेट में हम उसे अहीर जाति के नाम से जानते हैं। अब वो कहते हैं कि अंभष्ट के विषय में मनु का कहना है कि ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री की संतान है। पतंजलि का कहना है कि अंभष्ट लोग अंभष्ट देश के निवासी हैं। यह निर्विवाद है कि अंभष्ट एक स्वतंत्र जनजाति थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी दूत मेगास्थनीज ने अंभष्टों का उल्लेख किया है और वह पंजाब की एक जनजाति थी जिसने भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय उसके साथ युद्ध किया। अंभष्टों का महाभारत में भी उल्लेख है। उनकी राज्य व्यवस्था और शौर्य का सम्मानजनक वर्णन मिलता है। आगे डॉक्टर अंबेडकर आंध्र नाम की जाति का जिक्र करते हैं। वे लिखते हैं, मनु कहते हैं कि आंध्र द्वितीय श्रेणी की जारज संतान थी जो वैदेहक पुरुष और कारावर स्त्री से उत्पन्न बताए गए हैं, जो स्वयं जारज जातियां थीं। ऐतिहासिक साक्ष्य बिल्कुल अलग है। आंध्र वे लोग हैं जो दक्षिण के पठार के पूर्वी भाग में रहते हैं। आंध्रों का मेगास्थनीज ने भी उल्लेख किया है। अरिस्ट प्लिनी 77 ईस्वी के अनुसार यह दक्षिणवासी एक शक्तिशाली जाति है जिसकी दक्षिण में सार्वभौम सत्ता है। उनके अधिकार में अनेक गांव हैं। 3 नगरों का परकोटा है। उनकी रक्षा खाई खदाकों से होती है और अपने राजा को वो 1 लाख पैदल, 2000 अश्वरोही और 1000 हाथी उपलब्ध कराते हैं। इस तरह की वो मगध जाति का भी जिक्र करते हैं, फिर वो निषाद जाति का भी जिक्र करते हैं, वैदिक जाति का भी जिक्र करते हैं। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं, बहुत सारी जातियों का जिक्र करते हैं कि ये तो ऐतिहासिक रूप से तो कहानी बिल्कुल अलग ही है और जो मनु है वो तो कुछ और ही बता रहे हैं, या मनु के जो दूसरे जो स्मृतिकार हैं वो अलग बता रहे हैं, लेकिन इतिहास में तो कुछ और ही चीज़ है। वो आगे लिखते हैं, इनके आधार पर कहा जा सकता है कि मनु ने इतिहास को विकृत कर दिया और अत्यंत सम्मानित और शक्तिशाली जनजातियों को जारज यानी कि बास्टर्ड यानी कि नाजायज औलाद घोषित कर दिया। बास्टर्ड सन, ये अगर किसी को याद हो तो किसी ने गेम ऑफ थ्रोन देखा होगा तो उनको पता होगा क्या होता है बास्टर्ड सन का मतलब या बास्टर्ड चाइल्ड का मतलब। ठीक, आगे वे यह लिखते हैं कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मनु ने जिन जातियों को जारज कहा है उनमें से कईयों की उत्पत्ति स्वतंत्र है। फिर भी मनु और अन्य स्मृतिकार उन्हें जारज बताते हैं। उनमें ऐसा पागलपन क्यों? क्या उनके पागलपन के पीछे कोई योजना है? इन तथ्यों पर विचार करने के बाद यह एक पहेली है कि मनु ने संकर जातियों का सवाल क्यों खड़ा किया। आखिर मनु को संकर या वर्ण संकरता जैसे टर्म का इस्तेमाल ही क्यों करना पड़ा, इस पर डॉक्टर अंबेडकर सवाल खड़ा करते हैं। आखिर इसके पीछे उनका अभिप्राय क्या था? ऐसा संभव है कि मनु को यह बात समझ में आ गई थी कि चातुर्वर्ण की जो व्यवस्था यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं, लेकिन मैं इसको या आज की डेट में हम लोग इसको अव्यवस्था कहते हैं। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर हैं वो ये कहते हैं कि ये किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, ये अव्यवस्था है। खैर, चातुर्वर्ण की जो अव्यवस्था का ढांचा चरमरा रहा है और उन जातियों की बहुत बड़ी संख्या हो गई थी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्रों की परिधि में नहीं आती थी, जो चातुर्वर्ण के विफल हो जाने का उत्तम प्रमाण था। इसलिए वह चातुर्वर्ण के नियमों को अनदेखा करके चातुर्वर्ण से बाहर की जातियों के अस्तित्व के विषय में प्रकाश डालने को विवश हो गए। यहां पर डॉक्टर अंबेडकर एक और चीज का जिक्र करते हैं कि जब वर्ण संकरता फैलना शुरू हुई तो उसको
फिर नोटिस में लाना ये मनु की मजबूरी बन गई थी, क्योंकि ये जो पूरी चातुर्वर्ण की जो अव्यवस्था है उसको चरमरा उसके पूरे ढांचों को ही बिगाड़ रही थी, खत्म कर रही थी, इसलिए उनको अलग से इसको लिखना पड़ा। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, लेकिन क्या मनु ने अनुभव किया था कि उन्होंने जो व्याख्या की थी वह कैसी भयानक है, उसके क्या अर्थ निकलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सवाल आप भी सवाल पूछा करिए लोगों से। पुरुष और विशेषकर स्त्री जाति पर यह उनका कैसा चिंतन था। यह स्पष्ट है कि पुरुष और नारियों के बीच संबंध गुप्त थे, क्योंकि चातुर्वर्ण ने उन्हें खुले संबंध से प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन ये गुप्त संबंध इक्का दुक्का रहे होंगे, वे थोक में नहीं हो सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर जहां पर भी यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं संबंध का कि संबंध थे, तो वो संबंध से प्यार मोहब्बत वाले नहीं थे, वो शारीरिक संबंधों की बात कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं, तो उस पूरी सम्मानित भाषा का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बच्चे सिर्फ ऐसे पैदा नहीं हो जाते। शारीरिक जब तक संभोग की पूरी जो प्रोसेस है बच्चे पैदा करने की, अगर वो नहीं होगी तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। डॉक्टर अंबेडकर ये कह रहे हैं कि वो जो संबंध थे वो पहले छुपे हुए थे और बहुत कम रहे होंगे, इक्का दुक्का रहे होंगे, इतने थोक के भाव में वो संबंध नहीं थे। फिर डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं कि लेकिन जब हम यह नहीं मान लेते कि दुराचार इतने व्यापक स्तर पर विद्यमान था, तब तक इस बात का औचित्य कैसे ठहराया जा सकता है कि मनु द्वारा वर्णित इतने सारे चांडाल और अस्पृश्य समाज में पैदा हो गए। ये जो मैं अब आगे पढ़ के बता रहा हूँ वो बहुत ही जरूरी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, मनु ने कहा है कि चांडाल जाति ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पुरुष के बीच अवैध संभोग का परिणाम है। क्या यह सच हो सकता है? इसका अर्थ तो यह हुआ कि ब्राह्मण स्त्रियों का चरित्र बहुत भ्रष्ट रहा होगा। शायद इसका यह मतलब है कि शूद्रों से संभोग करने का उनके मन में विशेष आकर्षण था। क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? चांडालों की जनसंख्या इतनी अधिक है कि यदि प्रत्येक ब्राह्मण स्त्री भी एक शूद्र की रखेल रही होती तो भी समाज में इतने अधिक चांडाल पैदा नहीं होते जितने वे हैं, जितनी उनकी जनसंख्या है। क्या मनु ने सोचा था कि संकर जाति संबंधी अपने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करके वह देश में इतना बड़े जनसमूह को अकुलीन घोषित कर रहे हैं और वे लोग समाज में सामाजिक और नैतिक दृष्टि से नीचे बन जाएंगे? उन्होंने क्यों कहा कि ये जातियां उत्पत्ति की दृष्टि से संकर हैं, जबकि वास्तव में इन जातियों का स्वतंत्र अस्तित्व था? इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल उन्होंने दिए। अगर आप खुद पढ़ने बैठेंगे तो आपको और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो ये चीज समझ रहे हैं कि मनु की जो वर्ण संकरता की जो थ्योरी थी जो उन्होंने गढ़ी, उसकी वजह से कितने सारे स्त्रियों के ऊपर सवाल खड़े हो गए कि भाई ये सारी जो स्त्रियां थीं ये तो खराब चरित्र की थीं। यहां से पता चलता है कि ये जो पूरा ब्राह्मण धर्म है उसमें स्त्री को कितने नीचे उसको दर्जा दिया जाता है और कितना चरित्रहीन साबित करने की कोशिश की जाती है कि अवैध संबंध रहे होंगे। लेकिन ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि ये जो पूरी जो जाति की जो अव्यवस्था है, वर्ण की जो अव्यवस्था है, उसको किसी ने भी हमारे ऊपर थोपा नहीं है। ये यहाँ पर जो बाहर से जो आर्य आए, कथित जो आर्य थे, जिसको कि खाना बदोश जातियां भी कहा जाता है, उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। उन लोगों की ये देन थी, उन लोगों ने यहाँ पर जातियां बनाई, उन लोगों ने वर्ण की अव्यवस्था बनाई, उन्होंने जाति की अव्यवस्था बनाई। अपना दामन साफ करने के लिए वो मुसलमानों और ईसाइयों के ऊपर दाग लगाते हैं। इस चीज़ को समझना होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। वीडियो लंबा हुआ है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन एक वीडियो आप लोगों के जो पूरा तंत्र, जो पूरा जो भ्रमजाल जो आपके इर्द गिर्द फैला रखा है वो पूरा खत्म कर देगी ये वीडियो। शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। मैं रिजत मोहन मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।